2 दिन और हजारों धमाके और ये सब एक बीप से शुरू हुए। कल्पना कीजिए कि क्या आप सिर्फ 1.5 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े हथियार से अकल्पनीय और अविश्वसनीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा ही हुआ है जब सीरिया और लेबनान में एक ही समय पर हजारों पेजर्स ने बीप किया और फिर ये बीप एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हुआ। कल तक वहां सिर्फ पेजर में धमाके हो रहे थे, लेकिन आज मोबाइल फोन, सोलर सिस्टम, वॉकी टॉकी, बायोमेट्रिक मशीन, लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। इन धमाकों से दक्षिणी लेबनान में कारों में, रिहायशी इमारतों में, दुकानों में भी आग लग गई। 48 घंटों में सैकड़ों धमाके। ये एक नए तरीके का युद्ध है जब वायरलेस कम्युनिकेशन उपकरण ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे धमाके दुनिया में पहले नहीं देखे गए हैं। आखिर ये धमाके हो कैसे रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, ये कैसा नया युद्ध है, इसे समझने के लिए आप इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 19 सेकंड का वीडियो आपको अब हम दिखाते हैं, जो एक मार्केट का वीडियो है। लोग फल और सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी एक बीप की आवाज होती है और फिर जोरदार धमाका, जिसके बाद पूरी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। टोपी पहना हुआ एक आदमी आपको फर्श पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जो चीख रहा है, दर्द से करा रहा है। इसी आदमी की जेब में, ये जो टोपी वाला आदमी आप देख रहे हैं, इसी की जेब या बैग में जो पेजर रखा हुआ था, उसमें धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर ये बुरी तरह जख्मी हो गया। अब आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो, जो है तो महज 8 सेकंड का, लेकिन हर सेकंड में दहशत भरी हुई है। ये है एक सुपरमार्केट का काउंटर। आपने भी कभी देखा होगा, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो सब खरीदारी करने के बाद अपना बिल बनवाने के लिए आप काउंटर पे जाते हैं। वैसा ही एक काउंटर है और इस वीडियो में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। हिजाब में 2 महिलाएं काउंटर पर बैठी हुई हैं। एक आदमी पीछे कुर्सी पर बैठा है और दूसरा आदमी काउंटर के बगल में खड़ा शायद बिल के पैसे चुका रहा है। तभी अचानक रिंग बजने की आवाज आई और धमाका हो गया। ये विस्फोट कैश काउंटर पर रखे हुए पेजर में ही हुआ और धमाके के बाद बदहवासी में काउंटर पर बैठी दोनों महिलाएं टकरा गईं। जैसे तैसे ये सारे लोग वहां से जान बचाकर भाग गए। लेबनान और सीरिया में ऐसी ही तस्वीरें कल और आज पूरे दिन देखने को मिली। किसी एक या 2 जगह पर ऐसे ब्लास्ट नहीं हुए, कई जगह हुए। मंगलवार यानी कल दोपहर 3:30 से 3:45 बजे का वक्त था, जब लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिए और पूर्वी बेका वैली में पेजर धमाके शुरू हो गए। ये इलाके लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक पेजर धमाके का सिलसिला कल शाम 4:30 बजे तक जारी रहा। धमाके कितने हुए, इसकी पुख्ता जानकारी किसी को अभी तक नहीं है, लेकिन अब तक 3000 पेजर में ब्लास्ट की खबर है। लेबनान और सीरिया में हुए इन पेजर धमाकों में कुल 16 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हैं, जबकि घायलों की संख्या 4000 के पार जा चुकी है। इनमें 400 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज के धमाकों में 6 और लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 1500 लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये कि पेजर धमाकों में हाथ किसका है? तो लेबनान सरकार ने इसे सीधे सीधे इजराइल का हमला बताया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटकों को इजराइल से जंग में अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन करार दिया है। हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजराइल को सजा देने की कसम भी खाई है। हालांकि इजराइल खुद इन धमाकों पर पूरी तरह से खामोश है। यह अटैक प्लान कैसे किया गया? उस पेजर पर आखिर मैसेज क्या आया था? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब पेजर्स बजे तो उसमें हिजबुल्लाह नेतृत्व का एक मैसेज दिखाई दिया। उसको पढ़ने के लिए जैसे ही लोगों ने पेजर उठाया और तभी उसमें विस्फोट हो गया। परिणाम ये कि लोगों को जो चोटें आई हैं वो बेहद भयावह है। कोई अगर मैसेज पढ़ने के लिए पेजर को अपने चेहरे के पास लाया तो उसका पूरा चेहरा ही उड़ गया। कुछ लोग पेजर को हाथ में पकड़े हुए थे, उनके हथेली में गहरे घाव आए हैं, कईयों की उंगलियां ही उड़ गईं, जबकि कुछ लोग समय रहते इसे अपनी जेब से नहीं निकाल सके और पेजर जेब में रहते ही फट गया।
अस्पताल अब चेहरे, आंखों, हाथों और पैरों पर गंभीर चोट लिए लोगों से भरे पड़े। इन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आपके सामने बेरूत के एक अस्पताल का ये वीडियो है। खून से सने घायल लोगों का वीडियो इतना डरावना है कि हम जस का तस उसे दिखा भी नहीं सकते। घायलों में ज्यादातर नौजवान हैं जिन्हें हिजबुल्लाह समर्थक बताया जा रहा है। हालांकि पेजर धमाकों की चपेट में कुछ बच्चे भी आए। एक बच्ची की उसमें मौत भी हो चुकी है। आप में से कई लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पेजर इस्तेमाल करना तो दूर शायद देखा भी ना हो, क्योंकि पेजर का इस्तेमाल ज्यादातर देशों में साल 2000 के बाद बंद ही हो गया था। तो ये सवाल अब उठता है कि मोबाइल फोन के जमाने में कोई भी आदमी पेजर लेकर चल ही क्यों रहा था। इसके लिए पहले समझ लीजिए कि पेजर आखिर चीज क्या है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेजर दिखता कुछ ऐसा है। मोबाइल फोन की तरह ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसे बीपर भी कहा जाता है। ये एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे छोटे छोटे मैसेज या अलर्ट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। मैसेज के बारे में यूजर्स को अलर्ट करने के लिए पेजर से टोन या बीप की आवाज निकलती है या फिर वाइब्रेशन होता है। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत के कुछ सालों में, यानी कि प्री मोबाइल युग में, पेजर का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। पर आज के दौर में आपने शायद किसी को भी इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। तो फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास यह आया कैसे? ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों ने खास तौर पर कहा कि अपनी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि हम मोबाइल फोन का कुछ विकल्प निकालें। उन्होंने सोचा पूरी दुनिया मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है, लोग उसे हैक कर रहे हैं, तो अब हम पेजर का इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पेजर में जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता, ऐसे में इसे ट्रैक करना मुश्किल है। इसके साथ ही इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता जिससे इसे मोबाइल की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि आप लेकर के कहां घूम रहे हैं, मोबाइल फोन टावर के जरिए आपकी लोकेशन पता नहीं की जा सकती। साथ ही इसे एक बार चार्ज करने के बाद यह लंबे वक्त तक रिचार्ज करने की इसे जरूरत नहीं होती। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इन पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू किया था ताकि उन्हें ट्रैक करने में कोई भी एजेंसी सफल ना हो। लेकिन विडंबना देखिए कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि अरे इन पेजर्स के चलते कोई हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा, कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। वही पेजर उनके मौत का सामान बन गया, बम में बदल गया। ऐसे में सवाल यह भी कि हिजबुल्लाह वाले किस कंपनी का पेजर यूज कर रहे थे और क्या कंपनी भी इस साजिश में शामिल थी। पहले यह बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह जिस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे उसे ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो ने बनाया है, लेकिन गोल्ड अपोलो के मुताबिक उसने इस पेजर को नहीं बनाया, बल्कि इन्हें हंगरी की एक कंपनी बीएससी ने बनाया है जिसके पास गोल्ड अपोलो ब्रांड के इस्तेमाल का लाइसेंस है। यानी कि लाइसेंस किसी और कंपनी ने लिया, वो हंगरी में है और वो गोल्ड अपोलो के नाम से ये पेजर्स को बना रही है। हिजबुल्लाह ने कंपनी को AR-924 मॉडल के 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इन पेजर्स की डिलीवरी इसी साल की शुरुआत में कर दी गई थी। अब एक और सवाल, हिजबुल्लाह के लड़ाके गोल्ड अपोलो ब्रांड के पेजर का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? तो ये भी आपको बताते हैं। उनको एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसका बेस अमेरिका में ना हो ताकि अमेरिका उनको हैक ना कर सके। हिजबुल्लाह को ऐसे पेजर की जरूरत थी जो बिना रिचार्ज के लंबे वक्त तक चल सके, जिन्हें डीकोड करना मुश्किल हो और जो सर्विलांस सिस्टम के लिए आसान ना हो। गोल्ड अपोलो ब्रांड वाले पेजर 85 घंटे तक लगातार चल सकते हैं। इसकी बैटरी लिथियम की है। यह पेजर पानी के अंदर भी काम करता है, यानी कि ये वाटरप्रूफ है और ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी टूटता नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री है। इन पेजर्स का इस्तेमाल ऑपरेशन एरिया में आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में हिजबुल्लाह के लड़ाके बीते कुछ महीनों से इन्हीं पेजर्स को यूज कर रहे थे और मोबाइल के बदले पुराने जमाने का ये पेजर वो अब इस्तेमाल में ले आए थे ताकि उन्हें इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी ट्रैक या ट्रेस ना कर सके। लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद ने इसका तोड़ निकाल ही लिया।
जिन पेजर्स की मदद से हिजबुल्लाह के लड़ाके सीक्रेट चैट कर रहे थे, वही उनकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मोसाद ने पेजर को बम में तब्दील किया कैसे? तो लेबनान के मुताबिक इन पेजर्स को प्रोडक्शन लेवल पर ही बम में बदल दिया गया था। दावे के मुताबिक मोसाद ने पेजर के अंदर एक ऐसा बोर्ड फिट कर दिया जिसमें विस्फोटक मौजूद थे। ये विस्फोटक एक खास कोड से उड़ाए जाने थे। बड़ी बात यह कि उस कोड को डिटेक्ट करना नामुमकिन था। सूत्रों के अनुसार उस कोडेड मैसेज को भेजते ही 3000 पेजर एक साथ धमाके में उड़ गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हर पेजर में करीब 3 ग्राम का विस्फोटक ठीक बैटरी के बगल में छुपाया गया था, यानी कि उसको ढूंढना नामुमकिन जैसा है। स्काई न्यूज अरबिया के अनुसार मोसाद ने पेजर के अंदर PETN फिट किया था। ये PETN क्या है? ये एक तरीके का विस्फोटक होता है जिसे पेजर की लिथियम बैटरी पर लगाया गया था। पेजर्स में बैटरी का तापमान बढ़ाकर विस्फोट किया गया, यानी कि जैसे ही उस बैटरी का तापमान बढ़ा, जैसे ही मैसेज आया, वैसे ही बीप की आवाज और फिर एक जबरदस्त धमाका। यह प्लानिंग इतनी फूल प्रूफ थी कि हिजबुल्लाह को इसकी भनक तक नहीं लगी और लगातार दूसरे दिन पेजर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके की सीरीज अभी भी जारी है। महज कुछ ही घंटों पहले एक बार फिर से लेबनान के कई शहरों में एक बार फिर से धमाके हुए और इस बार सिर्फ पेजर में नहीं हुए, मोबाइल फोन में हुए, लैपटॉप में हुए, वॉकी टॉकी में हुए। जरा देखिए कैसे इन धमाकों में किसी का चेहरा पूरी तरह से बेकार हो गया, किसी की आंखें चौपट हो गई तो किसी का हाथ उड़ गया। धमाके में कई लोगों के पैर भी बेकार हो गए। अगर ये घायल लोग हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं तो जरा सोचिए, अब ये लड़ाके किस काम के रह गए? एक ही झटके में एक पूरी सेना को, जो हिजबुल्लाह की सेना है, उसको किस तरीके से सिर्फ पेजर के जरिए बेअसर कर दिया गया। पर ब्लास्ट के बाद सबसे ज्यादा सनसनी तब फैली जब पता चला कि कई हिजबुल्लाह के लड़ाके तो मारे ही गए, घायल हुए ही, पर लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी इसमें से एक धमाके में घायल हुआ। ईरानी राजदूत की एक आंख पूरी तरीके से बेकार हो गई, जबकि दूसरी आंख में भी घाव बहुत गहरा है। अब आप ये वीडियो देखिए। खून से लथपथ ये ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी का वीडियो है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। ईरान की सेना ने भी माना है कि लेबनान में उनके राजदूत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अब तेहरान लाया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेजर फटने से पहले लगभग 10 सेकंड तक बीप करता रहा और जैसे ही उसे देखने के लिए राजदूत ने उठाया, अपने चेहरे के पास ले आए, तभी वो उनके मुंह के करीब फट गया। अब सोचे कि एक देश का राजदूत वही पेजर लेके चल रहा था जो आतंकवादियों के पास भी है। सवाल ये कि क्या वो इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के साथ बात करने के लिए कर रहे थे? हिजबुल्लाह के पीछे ईरान का हाथ तो माना ही जाता रहा है। ईरान की सरकार लेबनान के इस चरमपंथी संगठन को पैसे से लेकर हथियार सब कुछ मुहैया कराता है और अब पेजर ब्लास्ट से ये बात साफ हो गई है। इस बात पर मोहर लग गई है कि ईरान और हिजबुल्लाह साथ साथ काम करते हैं। पर इतनी प्लानिंग करके, इतनी स्ट्रैटेजी बनाकर इजराइल सीरिया या लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला आखिर करेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास में 7 अक्टूबर 2023 से गाजा की जंग जारी है। गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान के 3 प्रॉक्सी लड़ाके हमले कर रहे हैं। वो है गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती। इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट इन चारों देशों से घिरा हुआ है। गाजा जंग में जॉर्डन और इजिप्ट अमेरिका के साथ है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध के विरोध में है। ये दोनों देश गाजा का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, जबकि लेबनान और सीरिया ईरान के साथ है, जो फिलिस्तीन और हमास के कट्टर समर्थक है। यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से लगातार हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था, उस पर हमला कर रहा था और एक ही झटके में इजराइल ने बदला ले लिया। अब लेबनान सीरिया में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद युद्ध के और विनाशक होने की आशंका है।
हिजबुल्लाह भी इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रहा। ऐसे में क्या वो इजराइल से टक्कर ले भी सकता है, इसे देखना जरूरी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मुताबिक उनके पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। अमेरिका के अनुसार इस संगठन के पास लड़ाके करीब 43,000 हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख मिसाइल और रॉकेट है। उनका दावा है कि इस संगठन के पास एंटी टैंक हथियार, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद भी लगातार देता आया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह कल पेजर ब्लास्ट पर बोलने वाला है। जाहिर है उसके टारगेट पर इजराइल ही रहेगा, जिसने लेबनान में नए धमाकों पर एक भी शब्द नहीं बोला है। लेकिन दुनिया के तमाम विश्लेषक हिजबुल्लाह और लेबनान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दुनिया लेबनान में हमले के एक नए किस्म हथियारों से आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये युद्ध का सबसे नया तरीका है। इसमें सैकड़ों टैंक, बम, बंदूक या लड़ाकों की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जिसे सटीक प्लानिंग के जरिए महज 2.5 इंच के बीपर से ही अंजाम दिया जा सकता है। आपके घर में घुस के दुश्मन आपको मार सकता है। लेकिन इसके साथ ही इस नए युद्ध से कई नैतिक सवाल भी उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आम लोगों के जो उपकरण हैं, अगर उनको हथियार बना दिया जाएगा, इस युद्ध को एक नया रूप दे दिया जाएगा, अगर आगे जाके आपके लैपटॉप, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके कार बम की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, तो सोचिए भविष्य में ये युद्ध क्या रूप ले सकता है। बात अब करते हैं जम्मू कश्मीर, जहां आज रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 3 चरणों में हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान के आंकड़े उन्हें चौंका देंगे, जो कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बाकी बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में हुए मतदान का प्रतिशत 58.85 रहा। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड 77% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर डोडा रहा, जहां करीब 70% वोटिंग हुई। तीसरे नंबर पर रहा रामबन, जहां 65% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट डाले। पुलवामा में जहां सबसे कम वोटिंग हुई, वहां भी 46% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट डाले। कश्मीर में हो रहे चुनाव में पहले चरण की ही कामयाबी देखकर पाकिस्तान में बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर के पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखकर आतंक के आका परेशान हो गए। असर इतना गहरा हुआ है कि इस्लामाबाद से लेके मुजफ्फराबाद तक बगावत शुरू हो गई है। इसलिए आज परवाह देश की के दूसरे हिस्से में देखिए कि कैसे कश्मीर में जब जनमत की जय हो रही थी, तो इस्लामाबाद में भय क्यों फैल रहा था। It's a very positive initiative for the people of Kashmir. मैं पिछले भी वोट डाला है और आज भी है, क्योंकि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जो हम मुतालबा करेंगे वो हमारा पूरा करेंगे। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें 10 साल के बाद ये मौका फराहम किया। आजकल के जो यूथ हैं उनके लिए डालने लगी हूँ, और यही कि जो वुमेंस के लिए होते हैं, वुमेंस एम्पायर के लिए, उस चीज़ के लिए डाल रही हूँ। अनंतनाग में पूरे दिन मतदाताओं की कतार लगी रही। यूथ से ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि वो अपना वोट आज ज़रूर डाले। एक खुशी सी है हमें, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमें फिर से मौका मिला है अपना राइट कास्ट करने के लिए। हमने वोट इसलिए डालना है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव पेश करना है, बस इसलिए हम वोट डालते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा हो जाए। डोडा में कश्मीर की महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने के लिए घरों से निकली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो जाए, ताकि बरादरी, भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। हमारे जेके इसमें यूटी में बड़े टाइम के बाद इलेक्शन हुए, तो एक्साइटमेंट तो होती।
कुलगाम, रामबन, शोपियां और पुलवामा में भी मतदान केंद्रों के बाहर पूरे दिन भीड़ रही। है ये एक पिलर है इसकी डेवलपमेंट का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, है ना, डेमोक्रेसी। इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही डेमोक्रेसी का असली है। एक्साइटमेंट तो है, शायद इस बार जो है न्यू सरकार आएगी, कुछ न्यू रामबन के लिए भी कुछ होगा। ये राइट है मेरा भी और ये सबका मतलब कि होना चाहिए कि वो वोट डालें, कि ये सारे मतलब इंडिविजुअल्स का राइट है, तो दे शुड वोट। हम अपनी जो सोसाइटी है उसकी विकास के लिए वोट डालना चाहेंगे और हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की ये ताकत देखकर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर पूरे दिन विलाप चलता रहा। पाकिस्तान मन मसोर कर रह गया है क्योंकि वो लाख चाहकर भी ना तो चुनावों में कोई व्यवधान डाल सका और ना ही कश्मीर में चुनावों के बॉयकॉट का उसका सपना पूरा हो पाया। कश्मीर की महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने गईं। बुर्के में पोलिंग स्टेशन पहुंची मुस्लिम महिलाओं की उंगली पर लगी नीली स्याही वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है कि अब ऐसा आए जो हमारी कमियों को पूरा करे, यहाँ जो जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करे। हम चाहते हैं कि जो डिजर्व करता है वही जीते और डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा मोटिव हो उनका। डेवलपमेंट, रोजगार भी, डेवलपमेंट भी, बिजली पानी जरूरी है जी, सब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत कम है। कश्मीर के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए श्रीनगर के डल झील के पास बने पोलिंग स्टेशन में कैसे मतदान हुआ। चाहते हैं हम टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहिए, जो हमको रोजगार मिलेगा बस। बहुत बदलाव आया है, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। टूरिस्ट बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, रोजगार भी चल रहा है सबका मैम। अभी थोड़ा सा काम कम हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्शन है इस टाइम पे, उसकी वजह से। अदरवाइज पिछले कुछ महीनों से जब से सीजन लगा अप्रैल के टाइम से बहुत अच्छा काम चल रहा था यहाँ पे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले विशेष राज्य होने के कारण जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन अब हर 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। इसलिए कश्मीर के लोगों ने बिजली, सड़क, पानी और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर जमकर वोटिंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज कश्मीर ने जमहूरियत का जश्न मनाया। कश्मीर के मतदान केंद्रों पर उमड़ी कश्मीरी मतदाताओं की भीड़ सीमा पार के नापाक मंसूबों को जनता का जवाब है। घाटी में हुई बम्पर वोटिंग की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान किया, क्योंकि पाकिस्तान चाहकर भी ना तो घाटी में अलगाववाद के नारों को हवा दे पाया और ना ही चुनाव से ठीक पहले करवाई गई आतंकी घुसपैठ की कोशिशों से चुनाव प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले ही चरण में मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इससे पाकिस्तान के हुक्मरान बुरी तरह बौखला गए हैं। अब पाकिस्तान ने एक नया राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर बहस हो रही है कि मतदान की कतारों में दिखी ये भीड़ असली है या नहीं। ये बहस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अमन और शांति के सच को पचा ही नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव का पहला चरण कामयाबी से पूरा हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो जिस जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं होने का रोना इस्लामाबाद से लेकर UN तक रोते रहते हैं, वहां लोकतंत्र के महापर्व में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने हिस्सा कैसे ले लिया। कश्मीर के जिन लोगों को पाकिस्तान नजरबंद कहता था, उन्होंने अपनी सरकार चुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मतदान कैसे किया। इसीलिए अब पाकिस्तान के मीडिया पर अब एक नई बहस शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग से बौखला गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों को लेकर पाकिस्तान के आम लोग क्या राय रखते हैं।
पूरी आवाम को बाहर निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हर किसी ने अपना हक है, मिलना चाहिए। निकलना चाहिए क्योंकि अपने राइट के लिए निकलना ना उन्होंने, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। वो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान हैं, उनको अपने बुनियादी हकूक़ के लिए अपनी जंग लड़नी चाहिए। एक तो ये बड़ी खुशैन बात है कि एक 10 साल बाद गवर्नर राज का खात्मा हुआ है और ये इलेक्शन हो रहे हैं जिसका पहला फेज़ करीबन मुकम्मल हो चुका है। ये आपका राइट होता है वो वोट कास्ट करना, ठीक है, वोट कास्ट करें, आपके लिए एक राइट हक करने का बात होती है। इलेक्शन वगैरह वो होने चाहिए और कश्मीरियों को बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए लड़े, ताकि उनको अपना कोई फतह करना मिले उनको। कश्मीर का चुनाव पाकिस्तान को एक झटके की तरह लगा है, क्योंकि एक तरफ इसके बाद पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन की मांग तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से भारत के साथ जाने की मांग और तेज हो गई है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान और पीओके में हर जगह जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों की चर्चा है। याद रखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है वो जमीन पर भी देखा जा रहा है। इसीलिए हर बार के चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं। इससे पहले कश्मीर में जब जब चुनाव हुए, अलगाववाद, पत्थरबाजी, आतंकवाद और घाटी में स्लीपर सेल चुनावी मुद्दों में शामिल होते थे, लेकिन इस बार हवा का रुख अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबेहरा में वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तो दुनिया ने कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय देखा। जम्मू कश्मीर में उंगली पर लगी ये नीली स्याही घाटी में बदलाव का नया रंग है। अनंतनाग जिले के डुरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा बिजबेहरा, शंगस अनंतनाग पूर्व और पहलगाम में पहले चरण में वोट डाले गए। डोडा जिले की भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम सीट पर वोटिंग हुई। किश्तवाड़ जिले की इंदरवाल, किश्तवाड़ और पैडर नागसेनी में मतदान हुआ। कुलगाम जिले की डीएसपोरा, कुलगाम और देवसर सीट पर बम्पर वोटिंग हुई। पुलवामा जिले के पंपोर, त्राल, पुलवामा और राजपुरा विधानसभा सीट पर जमकर वोट डाले गए। रामबन की रामबन और बनिहाल विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई और शोपियां जिले में जैनापोरा और शोपियां विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इन चुनावों से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनावों में कोई पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहा। चुनाव विकास और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हम दक्षिणी कश्मीर पुलवामा ज़िले के त्राल के एक दूर दराज गांव भटनूर इलाके में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे दूर दराज इलाकों में भी जो लोग हैं जिनकी आबादी कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा होती है, वो गुजर और बकरवाल समुदाय होते हैं। और यहाँ पे जो है भटनूर इलाके में ऐसे ही आबादी जो है मिली जुली है। हमको बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल जाते, रोड नहीं, कुछ नहीं। तो ये हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल यहाँ गांव है, गांव में, ऊपर से कुछ नहीं। जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, घरों से नहीं निकलते थे, उसी नए जम्मू कश्मीर में वोटरों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बौखला गए। उन्होंने चुनाव से पहले दहशत फैलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो सके। कभी अनंतनाग का गढ़ रहे अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और त्राल जैसे इलाकों में जिस तरह महिलाओं और युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले, उसने दुनिया को यह भी बता दिया कि यह नया कश्मीर है जिसमें बुलेट नहीं, बैलेट का बोलबाला है। पर अच्छा नहीं है, उसको बदलाव करो। कोई किसी जगह कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी जगह कोई बात नहीं रख रहे हैं, किसी जगह कोई वोकल नहीं है, उसको आप चेंज करो। हमने वोट किया है, इसकी वजह से यहाँ शांति होनी चाहिए। काम होते थे, होता था, मगर हालात की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं। अब ये हालात ठीक है, इसलिए पूरा माहौल है, आज अब काम होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं,
जिनमें 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान करा रहा है। अब दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की मैं अब तीसरी खबर भारत की ड्रोन शक्ति की। भारत की इस ड्रोन ताकत से बीजिंग में क्यों मच गई है खलबली? LAC पर हिम ड्रोन के शक्ति प्रदर्शन को देखकर क्यों दहल गया है चीन? बॉर्डर पर बीजिंग की साजिशों को भारत की ड्रोन शक्ति से कैसे पहुंचा है बड़ा सदमा? भारत के स्वदेशी ड्रोन का विस्तार कैसे लगाने जा रहा है चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक? परवाह देश की मैं आज आपको दिखाते हैं ड्रोन शक्ति में भारत कैसे बनने जा रहा है सुपर पावर। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये लद्दाख की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हैं। ये हिंदुस्तान का मुकुट है। ये भारत का वो हिस्सा है जहां कोई भी हलचल होती है तो पड़ोसी चीन का दम फूलने लगता है। इस बर्फीले इलाके में भारत एक सुई भी गिरा देता है तो बीजिंग में खतरे के सायरन बजने लगते हैं। हिंदुस्तान के सिरमौर इस इलाके में भारतीय सेना की कोई भी गतिविधि जिनपिंग और उनकी आर्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अगर इस इलाके में भारतीय सेना अपनी ताकत को आजमाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और अपने हथियारों की छोटी सी झांकी भी दिखाती है तो बीजिंग के स्वयंभू बाजीगरों के सीने पर सांप लौटने लगता है। ड्रैगन बहुत टेंशन में आ जाता है। लद्दाख में किसी भी शक्ति प्रदर्शन को देखकर बीजिंग की सत्ता के गलियारे में आपातकाल जैसा सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, इन्होंने ड्रैगन की धड़कन को एक बार फिर बढ़ा दी है। भारत की इस ड्रोन शक्ति ने चीनी हुक्मरानों के विस्तारवाद के मंसूबों पर ब्रेक लगा दिया है। लद्दाख में हिम ड्रोन का यह शक्ति प्रदर्शन LAC पर चीन की बारूदी साजिशों के अंत का मैनिफेस्टो है। ये तस्वीरें इस बात की घोषणा है कि भारत ड्रोन शक्ति का सुपर पावर है। और बॉर्डर पर चीन की हर हिमाकत को चीर देने की मुकम्मल तैयारी है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों के बीच भारत की इस नई ताकत को देखकर चीन का दिमाग चकरा गया है। जिस ताकत के दम पर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है, जिस ताकत के दम पर इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है, जिस ताकत के दम पर ईरान और तुर्की अपने दुश्मनों को आंख दिखा रहे हैं, अब हिंदुस्तान उस ताकत का सिरमौर बनने जा रहा है। चीन की नींद
भारत की ड्रोन शक्ति के इसी विस्तार नीति की वजह से उड़ गई है। चीन के विस्तारवाद पर जो ब्रेक लगने जा रही है वो भारत की ड्रोन शक्ति में जुड़ी एक और कड़ी की वजह से संभव होने जा रही है। भारतीय सेना ने लद्दाख में हिम ड्रोन ए THON-2 का शक्ति प्रदर्शन किया। इसका मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के दौरान ड्रोन शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह शक्ति प्रदर्शन 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के वारीला पास में हुआ। यह आयोजन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के सहयोग से किया गया। इस ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के बाद आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी हथियारों के निर्माण की दिशा में भारत ने अपना एक और संकल्प पूरा किया। भारत की ड्रोन शक्ति को देखकर चीन की भी नींद उड़ गई है और LAC के पास हिम ड्रोनेथॉन 2 के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बीजिंग में खलबली मच गई है, क्योंकि इस ड्रोन की खासियत ऐसी है जो ज्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन की हर चाल का जवाब देना जानता है। यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास की जंग में देखा गया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका बहुत अहम हो गई है। लद्दाख में 2 दिनों तक ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के दौरान हिम ड्रोन ए THON-2 का मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी, लॉजिस्टिक्स, सटीक हमलों और संचार के लिए ड्रोन के ऑपरेशन का आकलन करना था। इस आयोजन में ड्रोन बनाने वाली 20 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया। आयोजन में लूटिंग म्यूनिशंस, ड्रोन स्वार्म्स और फर्स्ट पर्सन व्यू संचालन जैसी तकनीक का प्रदर्शन किया गया। लॉजिस्टिक्स और फर्स्ट पर्सन व्यू की श्रेणी में विजेताओं को विशेष सम्मान भी दिया गया। जानकारों का मानना है कि लद्दाख के दुर्गम वातावरण में ड्रोन की क्षमता का आकलन करना बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। ऐसे में लद्दाख की इन वादियों ने ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के लिए एक वास्तविक माहौल और सटीक जगह के रूप में काम किया। भारतीय सेना ने ड्रोन शक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया। HimDroneThon 2 is a landmark event which was conceptualized by Army Design Bureau at the Army Headquarters and has been conducted by Headquarters 14 Corps at Warila Pass. The aim of the event is to provide an opportunity to Indian drone industry to showcase the capability of their products as well as for the Indian Army to identify products for procurement. इस ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के दौरान कुछ उत्पादों के सुधार और संशोधन के लिए सुझाव भी दिए गए। यह शक्ति प्रदर्शन इस बात की मुनादी भी है कि भारतीय सेना ड्रोन तकनीक और ड्रोन शक्ति के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। यही नहीं, भारत इस ड्रोन शक्ति से सीमा पर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। तो हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का ये मेजर बेनिफिट है कि जो क्रॉस विंड, ज़्यादा विंड एरियाज में है ना, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस रहता है। एंड इसका एंड्योरेंस, दैट इज़ जितना टाइम ये हवा में रह सकता है ना, ये तो अभी 2 घंटे के लिए कंटिन्यूस उड़ सकता है और इट कैन टेक विंड्स ऑफ अप टू 80 kmph एंड बी स्टेबल। एंड इसका जो कैमरा है, इट कैन लुक एनीथिंग 8 किलोमीटर्स अवे। तो हम बॉर्डर के थोड़ा पास है तो इट कैन गो अप, इट कैन स्काउट द बॉर्डर एज वेल। एंड इस पे डे कैमरा, नाइट कैमरा दोनों है। ड्रोन आज के दौर के सबसे सटीक हथियार बन गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का एक हिस्सा है। ऐसे में हर मॉडर्न